आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए आज मैं इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टीशन वैल्यूज उसका ये लास्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं स्टूडेंट्स। दिस इज ग्राफिकल लोकेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। ये पार्टीशन वैल्यूज का ग्राफिकल लोकेशन कैसे करते हैं, बेसिकली क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल हम वहां पर ग्राफिकली भी तैयार कर सकते हैं क्या, वो किस तरह से किया जाएगा वो हमें सीखना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई थी, हमने उतना पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ग्राफिकल लोकेशन यानी ग्राफिकली अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए हम तैयार करते हैं ऑगिव्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स डेसिमल परसेंटेज जो है ये ग्राफिकली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इनके लिए ऑगिव्स वहां पे यूज किए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ऑजिव्स भी बोलते हैं, कुछ ऑगिव बोलते हैं। मैं प्रोनाउंस ऑगिव करता हूं वहां पर। ठीक है, कोई भी ऑगिव का मतलब क्या होता है, व्हाट आर ऑगिव्स? पहले तो ये क्या होते हैं? इट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी मैंने दिए हुए डेटा के लिए अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाई और उन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ मैंने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हम उसे कहा वहां पे नाम देते हैं ऑगिव्स। ऑगिव जो होते हैं वो दो तरह के आते हैं, लेस देन टाइप का ऑगिव भी होता है और मोर देन टाइप का ऑगिव भी रहेगा। लेस देन टाइप का ये आता है लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से तैयार करके, मोर देन टाइप का जो है वो मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाया जाएगा। लेकिन पार्टीशन वैल्यूज के कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा लेस देन टाइप का ही ऑगिव यूज करेंगे, हमें मोर देन टाइप के ऑगिव का यहां पे कोई खास यूज नहीं होता है। ठीक है, वी विल बी यूजिंग ओनली लेस देन टाइप ऑगिव। तो यहां पर ये क्लियर करते हैं कि लेस देन टाइप ऑगिव बनाते कैसे हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू ड्रॉ लेस देन टाइप ऑगिव। तो इसके लिए लेस देन टाइप ऑगिव कर्व जो है वो ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको दी हुई हैं। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये स्टेप्स जो दी हुई वो। पहला, कंप्यूट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। एलसीएफ बनाओ पहले, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। असाइन 0 लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी पहले क्लास के पहले हम 0 फ्रीक्वेंसी से शुरुआत करेंगे। स्टेप 2, रिप्रेजेंट अपर क्लास बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस। अपर क्लास बाउंड्रीज को आपको एक्स एक्सिस पर वहां पर रिप्रेजेंट करना है और लोअर क्लास बाउंड्री और उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं यानी लेस देन टाइप की सीएफ वो आपको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, अगेन रिप्रेजेंट अपर क्लास बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस एंड लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी, लोअर बोल रहा हूं मैं भी, लेस देन टाइप जो क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो। प्लॉट पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, जहां पे एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपर क्लास बाउंड्री, और वाई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल क्लासेस, सभी के लिए रिप्रेजेंट करो। देन जॉइन दीज पॉइंट्स बाय अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व। यहां पे एक छोटा सा माइनर करेक्शन स्टूडेंट्स, जॉइन दीज पॉइंट्स बाय, यहां पे बाय होना चाहिए था ये, बाय अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड लेस देन टाइप ऑगिव। इसे नाम देते हैं लेस देन टाइप ऑगिव। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकली हम क्या करने वाले हैं वो वापस एक बार समझ लो। पहले लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे, उसके लिए वहां पर जो सबसे पहला क्लास है उससे पहले का क्लास, मतलब एक्चुअली जो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसके लिए हम वहां पे नाम देंगे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0। उसके बाद इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसमें एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्रीज आएंगी, वाई एक्सिस पर वहां पे लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, और फिर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व से। ठीक है, जितना प्रॉपरली हम ड्रॉ कर सके उसके हिसाब से। अब इसमें फिर पार्टीशन वैल्यूज कैसे बनाई जाएंगी? अगर मैंने लेस देन टाइप का ऑगिव तो बना लिया, ठीक है, अब मुझे पार्टीशन वैल्यूज बनानी है, तो मैंने पार्टीशन वैल्यूज कैसे बनानी है? तो पार्टीशन वैल्यूज के लिए यहां पर वही स्टेप्स वही रहेंगी। पहले दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाई, लेस देन टाइप का ऑगिव तैयार किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो, अगर मुझे कोई भी क्वार्टाइल तैयार करना है, अगर मुझे आई नंबर का क्वार्टाइल तैयार करना है जिसमें यहां पर
क्वार्टाइल्स के लिए आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आई की वैल्यू रहेगी 1, 2 और 3। क्वार्टाइल्स अगर है तो आई की वैल्यू रहेगी 1, 2, 3। इनमें यहां पर हम तैयार करेंगे आई इंटू कैपिटल एन बाय 4, जहां पे कैपिटल एन का मतलब रहेगा समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी की टोटल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वो आई इंटू एन बाय 4 बनाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो y इज इक्वल टू आई इंटू एन बाय 4 से पास होगी। ठीक है, वो लाइन जहां कहीं पे भी इस ऑगिव को इंटरसेक्ट करेगी, वो उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी पॉइंट। उस पॉइंट को हमने नाम दिया पी पॉइंट। फिर हम उस पी पॉइंट से वर्टिकल एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज वो पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस को जहां कहीं पे भी कट करेगा, उस नंबर को कहा जाएगा आई नंबर का क्वार्टाइल। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस इज रिक्वायर्ड क्यू आई यानी आयथ क्वार्टाइल। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये तैयार करना है। अगर क्वार्टाइल करना है तो आई इंटू एन बाय 4 तैयार करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं डेसाइल की बात करूं, सेकेंड पार्ट आएगा इसका डेसाइल। अगर मुझे आई नंबर का डेसाइल फाइंड करना है तो प्रोसीजर रहेगी आई इंटू कैपिटल एन अपॉन 10। ये पहले बनाओ। यहां पे आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि डेसाइल्स हैं तो आई की वैल्यू रहेगी यहां पर स्टूडेंट्स 1, 2, 3 अप टू 9, 1 से लेके 9 तक, क्योंकि यहां पर हम डेसाइल्स की बात कर रहे हैं। डेसाइल्स डिवाइड करते हैं पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 से लेके 9 तक आएगा ये। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू आई, y इज इक्वल टू आई इंटू एन बाय 10। सेम मेथड बिल्कुल, आई इंटू एन बाय 10 जो नंबर है वो y से इक्वेट करो और एक लाइन तैयार करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो उस कर्व को कहीं कहीं पे कट करेगी। सपोज वो पी पॉइंट में कट करेगी। फिर हमने उस कर्व को जहां कहीं पे वो कट कर रही है लाइन, उस पी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन तैयार की, परपेंडिकुलर तैयार किया। वो परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा मेरा रिक्वायर्ड आई नंबर का डेसाइल, आयथ डेसाइल। ठीक है, डेसाइल रहेगा तो आई इंटू एन बाय 10 करना है। उसी तरह से अगर परसेंटाइल रहेगा तो हम सॉल्व करेंगे आई इंटू एन बाय 100। यहां पे आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, यहां पे आई की वैल्यू रहेगी 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते 99 तक। यहां पे मुझे आई की वैल्यू 1 से लेके 99 तक लेनी होगी। पी आई जो है उसमें आई 1 से 99 तक रहेगा। उसके लिए हम आई इंटू एन अपॉन 100 तैयार करेंगे। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन जहां कहीं पे भी कट करेगी उस पर्टिकुलर कर्व को, वहां से एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जहां कहीं पे भी कट करेगा उसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो आएगा मेरा आई नंबर का परसेंटाइल पी आई। ऐसा ये कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। अब ये आपको मैं कैलकुलेशन करके भी बता रहा हूं। हमारा इस चैप्टर में अभी सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है। ये जो मैं अभी कैलकुलेशन करके बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हैं। ग्राफिकल लोकेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, हम इसमें 2 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यहां पर मैं बाकी के क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवाने वाला हूं क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ पार्ट रहेगा। उसके बाद वहां पर हम ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो रिवीजन है, एक तरह से रिवीजन पूरे चैप्टर की शॉर्ट में वो करेंगे। फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, तब जाके हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पहले तो समझते हैं कि ये ग्राफिकली लोकेट कैसे करना, ग्राफिकली वहां पर आइडेंटिफाई कैसे करना। तो उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड ग्राफिकली द वैल्यूज ऑफ Q1, D3 एंड P65। Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, D3 फाइंड करना है, P65 फाइंड करना है। डेटा दिया हुआ है IQ ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, IQ ऑफ स्टूडेंट्स हमारे लिए वेरिएबल रहेगा। क्लासेस दिए हुए 60 to 69, 70 to 79, ऐसा अप टू 120 to 129। ठीक है, 7 क्लासेस हैं। अब इनके लिए सबसे पहले हमने जो तैयार करना है, डेटा जो दिया हुआ है इसके लिए हमने सबसे पहले तैयार कर लिया यहां पर अपर क्लास बाउंड्रीज का पार्ट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डेटा दिया था उसके लिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, देखो पहली फ्रीक्वेंसी 20, फिर 20 + 40 60, 60 + 50 110,
फिर ऐड करेंगे 50, 160, 180, 190 और 200। टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है, यानी कैपिटल इन 200 है। और मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज बनाई। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहां पर अपर क्लास बाउंड्रीज जब आप बनाओगे तो आपको क्लासेस कंटिन्यूस है कि नहीं वो देखना पड़ता है। यहां पे क्लासेस कंटिन्यूस नहीं थे। पहले क्लास का अपर लिमिट 69 है, दूसरे का लोअर लिमिट 70 है, तो हम उनका एवरेज लेंगे, वो आएगा 69.5, वो आएगा उसके लिए अपर क्लास बाउंड्री। यानी पहले क्लास की अपर क्लास बाउंड्री 69.5, सेकंड के लिए 79.5, ऐसे सबके लिए बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे उसका यूज करना है। ठीक है, अब यूजुअल सा पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर लगेगा, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ये जब आप लेक्चर कर रहे हो तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। अब इसमें वहां पर मुझे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो बनाने पड़ेंगे। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या सोचना है वो देखो, यहां पर मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने वाला हूं। हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं ये अपर क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मुझे नंबर लेने हैं 69.5, 79.5, 10 10 के गैप से नंबर्स हैं, 7 नंबर्स मुझे प्लॉट करने हैं। और जो इससे पहले का 69.5 के पहले 59.5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि वहां से हम शुरुआत करेंगे, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ क्लास वाई एक्सिस पे आएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मेरे पास जो ग्राफ पेपर है, मुझे 7 वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है। प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पर ये डिसाइड कर लेना है कि ग्राफ पेपर पर कितने यूनिट पर मैंने वहां पर ये नंबर्स प्लॉट करने हैं। तो मैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऐसा लेके, मतलब 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ऐसा लेके मैं प्लॉट करने का सोच रहा हूं क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट नंबर्स अवेलेबल है, यहां पर सफिशिएंट जगह है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो पहले मैंने ओके, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया यहां पर। अब वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रहा हूं स्टूडेंट्स, तो टाइम लग सकता है, लेकिन आपको भी ये बहुत प्रॉपरली इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे ये मेरा वाई एक्सिस भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब मुझे एक्स एक्सिस पर 69.5 से लेके 129.5 तक जाना है, सॉरी 59.5 से जाना है। तो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, चेक करते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 59.5 लिया होता, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5 और 129.5 हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट 10 यूनिट ले सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये प्लॉट करना है इस तरह से, मैं जानबूझ के पहले, क्योंकि यहां पर आपको अचानक, मतलब आप अगर बीच में से किसी नंबर से शुरुआत करते हैं तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो भी बता देता हूं। यहां पर हम एक मार्क करते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए ये, ऐसा हम एक मार्क करते हैं और फिर हम वहां से शुरुआत करेंगे, बराबर है। यहां पे आएगा ये 59.5, 69.5, 79, 89, 99, 109, 119 और 129 लिख भी लेते हैं। ये नंबर है 59.5। ओके, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, 109.5,
119.5, 129.5। ठीक है, वाई एक्सिस पे मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करनी है। मेरे पास सफिशिएंट जगह तो है वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना भी मैं अगर लेता हूं तो इट इज गुड। तो यहां पे मैं, क्योंकि मुझे 200 तक जाना है, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स थी 200 तक, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लेता हूं, स्टूडेंट्स यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है टोटल 200, बराबर है। और मुझे आपको ये ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करके बताना है तो मुझे इसको थोड़ा सा, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ये छोटा कर लेता हूं, लिखने के लिए भी मेरे लिए भी आसान रहेगा, आपको चेक करने के लिए भी आसान रहेगा। हाँ, थोड़ा छोटा दिखेगा स्टूडेंट्स, लेकिन ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाओगे। यहां पर ये जो पार्ट है, इसमें यहां पर मुझे अब जो मार्किंग करनी है, मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जब मुझे मार्किंग करनी है तो ये नंबर्स मैं यहां पे लेने वाला हूं। मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ही लिया हुआ, यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 आएगा वो। तो यहां पर ये नंबर आएगा 20, 40, 60, यहां पे 80, 100। अरे हाँ, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा नहीं क्या? 20 नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। 100 के बाद 120, 140, 160, 180, नहीं नहीं, ओके, प्रॉपर है, प्रॉपर स्टूडेंट, सॉरी, मुझे लगा मैं छोटा तो नहीं कर रहा बहुत। ठीक है, अब मुझे ये प्लॉट जो करना है वो पार्ट एक एक करके नंबर बताना पड़ेगा, ध्यान देके करना है स्टूडेंट्स आपको। जैसे 59.5 ये एक्चुअली मेरे कैलकुलेशन में है ही नहीं, हमारा क्लास 60 टू 69.5 मतलब 60 टू 69 है, यानी वो 59.5 टू 69.5 है। और पहली फ्रीक्वेंसी 20 थी वहां पर, सीएफ जो है ना, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है 20, और उससे पहले 59.5 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 59.5 के लिए हम ये 0 पे मार्क करेंगे। मैं अभी मार्किंग करने जा रहा हूं, तो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये देखो पहला ये 0 आएगा, 59.5 के लिए 0 लेंगे। 69.5 जो है उसके लिए आपको 20 पे मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद 79.5, तो 79.5 के लिए है 40, सॉरी 79.5 के लिए 60 है। सीएफ, हम सीएफ प्लॉट कर रहे हैं, याद रखना, हमें सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करनी है। 20 के बाद आएगा 60, फिर 110, 20 के बाद 60 फिर 110, ओके। तो 79.5 के लिए 60 है, यहां पे 60 पे देखो 79.5 के सामने और 60 के लिए मार्क किया मैंने। उसके बाद 89.5 के लिए 110 है। अब 110 कहां पे आएगा? 100 और 120 के एग्जैक्ट मिडल में, 100 और 120 के मिडल में लेना है, यानी यहां पे आएगा ये, ठीक है। ये आ गया 110, ओके। 110 के बाद क्या था? 110 के बाद है 160 और फिर 180, इसके बाद है 160, यानी 99.5 के लिए 160 है, 160 यहां पे आ रहा है, ठीक है। 99.5 के लिए था ये 160, 109.5 के लिए 180 है, 180, 190 और 200 है आगे के तीनों के लिए। देखो 109 के सामने 180 आएगा, 119 के सामने 190 आएगा, और 129.5 के सामने वहां पे आएगा 200। स्टूडेंट्स ये मैंने जस्ट आपके लिए पॉइंट्स मार्क करके बता दिए, मैं थोड़ा इनको सर्कल से हाईलाइट कर लेता हूं। मैं जानता हूं ये आपके स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखने वाला है,
ये पॉइंट्स हैं। अब अगला पार्ट ऐसा है स्टूडेंट्स, इनमें से पास होने वाली एक स्मूथ कर्व तैयार करनी है। फ्री हैंड स्मूथ कर्व अगर मैं तैयार कर सकूं तो मुझे वो तैयार करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देखो, मैं भी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स के लिए मैं जस्ट इधर ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको। इस तरह से ऐसा कुछ एक स्मूथ कर्व के जैसा पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, जितना हो सके आपने सिंपल तरीके से वो कर्व ड्रॉ करनी है। वहां पर सिंपल तरीके से कर्व ड्रॉ करो। जैसे मैं भी वहां पे बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगा ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी जितना हो सके प्रॉपर तरीके से वो ड्रॉ करना है। ये हमने ये कर्व तैयार कर ली। ठीक है, अब कर्व तैयार हो चुकी है। ये जो कर्व है ये है हमारी लेस देन टाइप ऑगिव कर्व। दिस इज लेस देन टाइप ऑगिव। ठीक है, यहां पर जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी करनी पड़ेंगी। स्केल, एक्स एक्सिस पे क्या था वो, और वाई एक्सिस पे क्या था। मैं अभी उतना प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग वो लिख लोगे। एक्स एक्सिस का आपका स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, और वाई एक्सिस का है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। वो आपको लिख लेना है वहां पर। ठीक है, एक मिनट में आपके लिए प्रॉपरली लिख के बता दूं। यहां पर लिखना इधर ही है, ग्राफ पे ही लिखने वाला था मैं भी, लेकिन मैं वो साइड में लिख के बता देता हूं। यहां पर मैंने जो स्केल लिया था यहां पर, ऑन एक्स एक्सिस हमने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया है, और ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लिया है। ठीक है, स्केल आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है अभी आपके लिए, ये जो यहां पे रिप्रेजेंट किया, ये एक्चुअल में आपको ग्राफ पेपर पे यहां पे लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करना, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से। मैं थोड़ा भी ये वापस आपको अपने नॉर्मल एनलार्ज करके, जैसा हम ड्रॉ करने से पहले मैंने रखा था वैसे ही बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर मुझे क्या क्या फाइंड करना है, वापस जरा क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला था, Q1 फाइंड करना था, बराबर है, Q1 D3 P65 फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले Q1 के लिए बात करते हैं। तो Q1 के लिए क्या करना पड़ेगा, Q1 के लिए 1 इंटू एन बाय 4 करना है। Q1 के लिए 1 इंटू एन बाय 4 करना पड़ेगा, यानी क्या आएगा 1 इंटू 200/4 यानी 50। ओके, 50 आ गया। अब मुझे ये जो 50 है इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू 50। y इक्वल टू 50 में लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान देना। मैं जानता हूं ये पूरा ग्राफ आपको एक साथ नहीं दिखने वाला, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वहां पर ड्रॉ करके बताना है कि y इक्वल टू 50 लाइन कहां पे आएगी और वो उस कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने y इक्वल टू 50 लिया स्टूडेंट्स यहां पे ये, और अब मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं ये। ओके, ये इस कर्व को जहां कहीं पे भी कट कर रही है वहां से एक वर्टिकल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वहां से, ये कहीं पे तो भी यहां पे कर्व को कट कर रही है। जहां कहीं पे भी ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 79.5 के थोड़ा पहले कहीं पे तो भी है। ठीक है, अब मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उस पर मुझे दिख रहा है कि ये करीब करीब मतलब 3 मिलीमीटर पहले, 3 मिलीमीटर पहले है 79.5 के। तो ये नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना, ये जो नंबर है
ये नंबर मुझे आइडेंटिफाई करना है अभी, ठीक है। और ये रहेगा मेरे लिए Q1, ये आंसर आने वाला है Q1, ठीक है। मैं आपको यहां पे नीचे की तरफ लिख के बता देता हूं, ये हमारा Q1 आने वाला है। अब ये आइडेंटिफाई करना कैसे, अच्छे से समझना। करीब करीब 3 मिलीमीटर पहले है वो, ठीक है। 69.5 और 79.5 के बीच का डिस्टेंस 10 आता है और वहां पे है वो 20 मिलीमीटर, बराबर है। यानी 20 मिलीमीटर अगर 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 17 मिलीमीटर कितना आएगा, मैं साइड में लिख के बता रहा हूं, देखो। अगर यहां पर 20 मिलीमीटर ये 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 17 मिलीमीटर ये कितना होगा। अगर मैं इस तरह से तैयार करता हूं तो ये आंसर कुछ ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के लिए वैल्यू आएगी यहां पर 17 इंटू 10 अपॉन 20, ठीक है। तो ये आता है यहां पर 8.5। तो ये 8.5 किस में ऐड होगा, ये ऐड होगा 69.5 में। 69.5 प्लस 8.5, तो ये आ जाएगा यहां पर 78, ठीक है। ये आ गया 78। तो इस तरह से मेरा Q1 आता है अभी के डेटा के हिसाब से 78। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स ये पूरा ग्राफ कैसे दिखेगा वो भी आपको बताना चाहिए, मैं वो भी दिखा देता हूं। देखो ये पूरा ग्राफ पेपर आपके सामने है। हमने क्या किया, y इक्वल टू मतलब y एक्सिस पर मैंने 50 लिया क्योंकि 1n/4 50 आया था। तो हमने y इक्वल टू 50 लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, वो लाइन उस कर्व को कहां पे कट करी, वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जहां कहीं पे भी कट करेगा वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो आइडेंटिफाई किया, वो आएगा मेरा Q1 और वो आ रहा है अभी के केस में 78। ये मैंने पूरा जो सॉल्व किया अभी ये Q1 के लिए किया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आता है 78। यहां पे हम लिख देंगे फिर यहां पर therefore Q1 इज इक्वल टू 78। यहां पे डेटा रुपीज में था स्टूडेंट्स, नहीं रुपीज में नहीं था, इट इज IQ, ठीक है। सो एक तो आ गया मेरा आंसर कि यहां पर ये आंसर आता है Q1 आ गया हमारा 78, ओके। अब नेक्स्ट D3 फाइंड करना था, तो यहां पर अगले के लिए करेंगे हम फॉर D3 3 इंटू कैपिटल N/10, 3 इंटू 200/10, तो ये आता है 60। यह आया यहां पर 60, ठीक है। मुझे D3 फाइंड करना था। D3 का मतलब आएगा यहां पर मुझे y इक्वल टू 60 लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। और y इक्वल टू 60 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लकीली क्या हो रहा है, y इक्वल टू 60 तो एग्जैक्ट आ रहा है यहां पर। फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 60 जहां पे उस कर्व को कट करेगा वहां से हम एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर जो मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब वो परपेंडिकुलर लकीली स्टूडेंट्स यहां पे एग्जैक्ट आने वाला है क्योंकि हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में ही 60 था, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये परपेंडिकुलर एग्जैक्ट कहां पे कट कर रहा है, तो वो आएगा हमारा रिक्वायर्ड D3। तो D3 आ रहा है यहां पर 79.5। ये मेरा आंसर आ रहा है D3 के लिए, ये है हमारा D3। यहां पर मुझे D3 के लिए सोचना नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट मिल रहा है। ये कितना आ रहा है यहां पर 79.5, एग्जैक्ट आ रहा है ना वो, इसके लिए एग्जैक्ट आने की वजह से हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और ये आपको यहां से भी मिल सकता है, देखो ये भी ये रीजन है उसका, ये रीजन है। ये किसके सामने का है, ये एग्जैक्ट 79.5 के सामने का है, तो एग्जैक्ट तो आना ही था। तो यहां पर इसके लिए फिर हमारा आंसर आ गया देयरफॉर D3 इज
79.5 ये एग्जैक्ट आया। ठीक है, ओके। अब P65 भी था ना, एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं। P65 भी था, करेक्ट है। तो मुझे P65 तैयार करना है नेक्स्ट ना। फॉर P65 65 into n by 100, तो 65 into 200 by 100, तो ये आता है 130 130। तो मुझे अब लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 130 के लिए। 130 आएगा 120 और 140 के एग्जैक्ट मिडल में, बराबर है। तो यहां पर मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, वो 130 के लिए करनी है। यहां पे वो लाइन ड्रॉ करेंगे हम। एक मिनट में, एग्जैक्ट यहां पे आया ये स्टूडेंट्स, 130 पे लाइन ड्रॉ की। अब मुझे इसके वर्टिकल परपेंडिकुलर भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी कर लेते हैं। मैंने कर्व जो ड्रॉ की हुई है स्टूडेंट्स, वो वहां पर, क्योंकि कर्व कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी पर्सन होगा तो वो उतने एकदम 100% एक्यूरेसी से ड्रॉ कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, 130 के लिए किया हमने ये, करेक्ट है। अब ये जो नंबर है 130 के लिए, यानी यहां पे ये जो नंबर आ रहा है, हाँ, ये नंबर आएगा आपका P65। अब ये नंबर कहां पे आ रहा है देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेशन करके बताया था, उसी तरह का कैलकुलेशन अब इसके लिए भी रहेगा। फर्क क्या है समझ लो, यहां पर कितने मिलीमीटर है तो आप डायग्राम में देख सकते हो, मतलब आपके सामने ग्राफ पेपर है ही, डायग्राम में आप देख ही सकते हो। यहां पर यह आता है 5 और 2, 7 मिलीमीटर आ रहा है आफ्टर 89.5। ठीक है, तो यहां पे भी सेम मेथड, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर P65। यहां पे भी देखो 20 मिलीमीटर, ये था 10, तो फिर 7 मिलीमीटर ये कितना आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के लिए वैल्यू आएगी 7 इंटू 10 अपॉन 20, यानी 7/2 यानी 3.5। 3.5 ये किस में ऐड होगा, तो ये ऐड होगा 89.5 में, यानी 89.5 प्लस 3.5, तो ये आ जाएगा यहां पर 90 प्लस 3 93। तो इस तरह से P65 ये 93 आ गया। जो मुझे वहां पे आंसर तैयार करना था स्टूडेंट्स, इसमें ये देखो तीनों आपको मैं कंबाइन करके सिंगल स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तीनों हमने तैयार कर लिए, Q1 तैयार कर लिया, D3 तैयार कर लिया, और P65 भी, और P65 है 93। तो जस्ट यहां पे मेंशन कर देंगे हम, यहां पे हमें ये मेंशन करना होगा, देयरफॉर P65 इज इक्वल टू 93। P65 93 आ गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये यहां पर मैंने तीनों पार्ट आपके लिए बता दिए। ओके, राइट। अब नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द प्रॉफिट ऑफ शॉप्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ सिटी। किसी एरिया में जो शॉप्स होंगे उनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इन रुपीज, वहां पर एक्चुअली वो इन 1000 रुपीज हैं, वो इन 1000 रुपीज हैं। ठीक है, समझ में आने के लिए इन 1000 रुपीज हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसे क्लासेस हैं, नंबर ऑफ शॉप्स दिए हुए हैं। इसमें दो पार्ट फाइंड करने हैं। पहला, द लिमिट्स ऑफ मिडल
40% शॉप्स, मिडल 40%, मिडल 40% का मतलब क्या आएगा? मिडल 40% का मतलब आएगा 100 माइनस 100 का हाफ आता है 50, हाँ, और 40 का हाफ आएगा 20, 50 माइनस 20 यानी 30 और 50 प्लस 20 यानी 70, यानी 20% जहां पे आएगा वो, और सॉरी 30% जहां पे आएगा वो, और 70% जहां पे आएगा वो, यानी D3 और D7 ये मुझे तैयार करना है। ठीक है, नॉर्मल तरीका स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैंने आपको जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आपके सामने है, देखो, प्रॉफिट पर शॉप, नंबर ऑफ शॉप्स, सीएफ बना लिया। सीएफ बनाने के बाद मैंने यहां पर पिछले हमारे आंसर में मैंने अपर क्लास बाउंड्रीज भी रिप्रेजेंट की थी, अब नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये कंटिन्यूस क्लासेस हैं। ये कंटिन्यूस क्लासेस अगर हैं तो इनकी अपर क्लास बाउंड्रीज यहां से ही मिल जाती है ना मुझे डायरेक्ट, 10, 20 ये अपर क्लास बाउंड्रीज हैं, तो मुझे अलग से उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस है। हाँ, अगर ये कंटिन्यूस नहीं रहता था तो हम अपर क्लास बाउंड्रीज जरूर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे हैं 10 से लेके 60 तक, और उससे 10 के लिए पहले का नंबर 0 ही आने वाला है, तो 0 भी लेना पड़ेगा। और जो सीएफ है वो है 12, 30 इस तरह से। तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है क्योंकि नंबर बीच वाले भी हैं, तो अब इसमें कैसे फाइंड करना वो देखो जरा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वापस बता देता हूं। पहले तो हमने मिडल 40% के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, 20, फिर 20 50 में से माइनस करो तो 30, 30 मतलब D3, और 50 में 20 ऐड किया तो वो आएगा 70, 70 मतलब D7। तो मुझे दो नंबर फाइंड करने हैं। क्या नंबर फाइंड करने हैं? D3 और D7, ये इसके लिए। और जो सेकंड पार्ट है वो उसमें बोला है द नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000। ये भी कैसे करना वो भी बताऊंगा, दोनों चीजें बतानी है, एक एक करके करते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पर आपको स्केल क्या लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे स्केल क्या लेना पड़ेगा, सोचते हैं और ड्रॉ भी करेंगे। ग्राफ पेपर आपके लिए वापस रखा हुआ है मैंने। अब इसमें पहले तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस का पार्ट आ गया। ओके, उसी तरह से अब वाई एक्सिस, ओके, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो ये मार्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लिए। अब मुझे एक्स एक्सिस पर 0, 10 ऐसा अप टू 60 मार्क करना है। एक्स एक्सिस पे जो मार्क करना है वो है अप टू 60, बराबर है। तो हमने 2 सेंटीमीटर इक्वल टू यहां पे भी 10 ले लिया। अब मुझे यहां पे कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट 0 से ही शुरू करने वाला हूं मैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और वाई एक्सिस पे भी हम अब यहां पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ले लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, तो हम 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ले रहे हैं।
वापस एक बार चेक कर लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60 बराबर है। एकदम बहुत छोटा भी नहीं कर देना स्टूडेंट, जब आप ये ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये बहुत छोटा भी नहीं करना है, ये याद रखना। ठीक है, यहां पे स्केल भी लिख देते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। मैंने दोनों तरफ सेम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी हमने सेम स्केल लिया हुआ है। जरूरी नहीं हमेशा ये स्केल हो, पिछले प्रॉब्लम में नहीं लिया था हमने सेम। ठीक है, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, अभी ग्राफ के लिए प्रॉपरली मार्क करने के हिसाब से, हाँ, सबसे पहले जीरो के लिए तो जीरो ही रहेगा। गुड। 12, 30, 57, मैं एक काम करता हूं, इधर लिख लेता हूं, 12, 30, 57, 12, 30, 57, उसके बाद 77, 94 और 100, 77, 94 और 100, और सबसे पहले के लिए तो जीरो। ठीक है, तो अब ये मुझे प्लॉट करना है, अच्छे से समझते हैं। ये मैं आपको समझ में आने के लिए सिंगल इस पे दिखा रहा हूं और रेड से मार्क करूंगा, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, जहां कहीं पे मुझे ऐसा लगे कि मार्क करना थोड़ा मुश्किल है, हम उसको एनलार्ज करके बताएंगे। जैसे जीरो के लिए जीरो, तो ये नंबर यहां पे मार्क हो गया, जीरो के लिए जीरो। उसके बाद 10 के लिए है 12, हाँ ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें छोटे से इसमें आइडेंटिफाई होगा नहीं। ठीक है, 10 के लिए 12 है स्टूडेंट्स यहां पर। अब जरा अच्छे से समझो 12 कैसे तैयार करना। यहां पर y एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रिप्रेजेंट की है उसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 है, यानी 20 मिलीमीटर 10 है, तो फिर 2 मिलीमीटर 1 आएगा, 2 मिलीमीटर 1, और मुझे 12 मार्क करना है, 12 मतलब 10 के आगे 2, तो 2 यानी 2 इंटू 2 4, तो मुझे 4 मिलीमीटर पे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, 10 के लिए आएगा ये 12। नेक्स्ट अगला नंबर क्या था? हाँ, अगला नंबर है 30। 30 मार्क करना इजी है, 30 मार्क करना इजी है। 20 के लिए क्या है? 30। ओके, ठीक है। नेक्स्ट उसके अगले के लिए क्या है? 57। हाँ, 57 कहां पे आएगा? अब मैं मार्क करने जा रहा हूं यहां पर 30 के सामने, यानी इस लाइन में कहीं पे मार्क करना है मुझे 57। ठीक है, अगेन सेम 57 मतलब 50 के आगे 7, और 2 मिलीमीटर वहां पे 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 7 इंटू 2 14 आएगा, यानी 57 के लिए आपको यहां पर 14 मिलीमीटर पे मार्क करना है। इसमें जो मार्क करेंगे वो यहां पे आएगा। ठीक है, ये था 57। फिर 57 के बाद था 77, 77, 94 और 100। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 77, 94 और 100 बराबर है। तो अब इसके लिए 77 कहां पे आएगा? 77 भी वही वापस सेम, 70 के आगे 7, 1 नंबर मतलब 2 मिलीमीटर, तो 7 मतलब 14 मिलीमीटर, तो आपको इसके आगे 14 मिलीमीटर जाना है, 70 के आगे 14 मिलीमीटर मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद है 94। 94 का मतलब क्या आएगा यहां पर? 90 के आगे 4 यूनिट, 4 मतलब 4 इंटू 2 8, तो 90 के आगे 8, यानी यहां पे आएगा ये। ठीक है, और लास्ट वहां पर 100। ठीक है, 60 के लिए 100 एक बार चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं। 60 के लिए 100, यानी यहां पे आएगा ये। मैं जानता हूं मैंने बड़े इसमें मार्क किया क्योंकि नंबर इस तरह के थे स्टूडेंट्स कि मुझे वो रिप्रेजेंट करके बताना जरूरी था। देखो 1, 2, 3, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा, ये छठा, और ये 0 पे 7वां था। अब इन सब में से जाने वाली एक वहां पर कर्व तैयार करनी है स्टूडेंट्स, याद रहे आपको इनमें से जाने वाली एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व तैयार करनी है।
कोशिश करते हैं प्रॉपरली। देखो सिंगल इसमें तो आना नहीं है, लेकिन ठीक है ट्राई करते हैं। ठीक है, एक स्मूथ कर्व तैयार करने की कोशिश की तो वो कर्व इस तरह से आ रही है। कर्व भी आ चुकी है। अब मुझे इसके आगे क्या क्या फाइंड करना है, तो D3 फाइंड करना है, D7 फाइंड करना है, और एक कैलकुलेशन है। तो वो बताते हैं कि ये किस तरह से करना है, कैलकुलेशन किस तरह से होगा। देखो जरा भी, हमारा यहां तक का पार्ट तो हो गया था। अब इसमें D3 के लिए क्या करेंगे, D3 के लिए आएगा 3 × n/10, बराबर है। D3 के लिए आपको 3 × n/10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आएगा 3 × n की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी ये आ गया 30। D3 आ रहा है यहाँ पर 30 के लिए, मतलब D3 के लिए y की वैल्यू 30 लेनी पड़ेगी, CF 30 लेना है। तो अब 30 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, CF 30 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर मतलब एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो। यहां पे लकीली ऐसा हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो पार्ट है, ये लकीली एग्जैक्ट आ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि CF 30 है वहां पर, और वो CF 30 थी 20 के लिए, इसलिए वो एग्जैक्ट आ रहा है यहां पर। हाँ, तो यहां पर ये नंबर जो है, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा D3। ये नंबर है D3। अब ये नंबर क्या है, ये तो एग्जैक्ट है 20, तो लिख देते हैं फिर यहां पर। हाँ, therefore D3 इज, तो याद रखना 20 नहीं लिखना है, 20,000 आएगा वो, 20,000 रुपीज। हाँ एक मिनट, मैं यहां पे भी एक छोटा सा माइनर करेक्शन कर लूं। करेक्शन का मतलब ऐसा है, एक्स एक्सिस में मैंने 2 सेंटीमीटर क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर 10,000 है, याद रखना 10 नहीं है वो, 10,000 है। हमने क्लासेस वहां पे 0 to 10 ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, बेसिकली वो 1000 में था। ओके, अब D7, फॉर D7 इट इज, यानी D7 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 7 × n/10, 7 × 100/10, यानी 70। अब मुझे 70 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा प्रॉपर ये रहे इसके लिए, ठीक है, हमने मैन्युअली ड्रॉ करने मतलब इस तरह से ड्रॉ किया स्टूडेंट्स की, एग्जैक्ट तो मिलना नहीं था वैसे भी पॉसिबल, लेकिन ठीक है 70 के लिए करना है, आप ध्यान देना। सेवेंटी कहाँ पे आएगा वो लिखा हमने, एक मिनट में इसके लिए कलर अलग ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, वो मैच कर जाएगा कलर इसके लिए। हाँ ओके, 70 के लिए आ गया। अब इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कहाँ पे ये लाइन कट करती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यस राइट। अब यहां पर ये आ गया मेरा D7,
ये नंबर आएगा D7, ये भी फाइंड करते हैं। D3 तो डायरेक्ट मिल गया था, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा था, लेकिन D7 के लिए सोचना पड़ेगा। D7 के लिए क्या सोचना है जरा समझते हैं। यहाँ पे ये 30 के आगे 12 मिलीमीटर आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वापस हमने जो तरीका पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया था वैसा ही देखो, अगर 20 मिलीमीटर ये 10 है तो फिर 12 मिलीमीटर ये क्या आएगा, ये मैं D7 के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 30 के आगे 12 मिलीमीटर जाना था, ओके। तो ये कितना आएगा फिर, क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आएगा, 12 इंटू 10 अपॉन 20, तो ये आ गया 6, यानी 30 के आगे कितना जाना पड़ेगा, 6, ठीक है। 30 प्लस 6 36,000, तो यहां पर मेरा आंसर आ रहा है 36,000, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, हाँ, therefore D7 is 36,000 रुपीज। तो फिर जो क्वेश्चन पूछा था वो आ गया, उसका आंसर आ गया हमारा, therefore limits of middle 40%, limits of middle 40% shops are rupees 20,000 and rupees 36,000, rupees 20,000 एंड रुपीज 36,000 आया, ओके। तो ये एक पार्ट हुआ, अभी इसका एक और पार्ट बाकी है स्टूडेंट्स। इसमें आपको ये भी बोला है क्वेश्चन में कि 35,000 से कम प्रॉफिट वाले शॉप्स का नंबर कितना है, नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे उल्टा ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना अच्छे से। यहां पे मुझे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर अब 35,000 एक्स एक्सिस का जो होगा वहां से, मतलब मैं एक्स एक्सिस पे 35,000 लेने वाला हूं और वहां से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे 35,000 यहां पे आएगा, देखो ये एक्स एक्सिस पे 35,000 आएगा यहां पर। यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर वहां पर कर्व को कहां पे कट करता है वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कर्व को जहां कहीं पे भी कट करेगा वहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार करनी पड़ेगी, यानी वहां से एक परपेंडिकुलर आएगा जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। और ये y एक्सिस को जहां कहीं पे भी कट करेगा ये मेरा वो नंबर होगा जिससे कम फ्रीक्वेंसी, यानी जिससे कम नंबर ऑफ शॉप जो हैं उनका से वहां पे प्रॉफिट 35,000 या 35,000 से लेस है। तो ये नंबर अभी दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे ये कैसा आ रहा है देखो, यहां पर ये 60 के आगे एग्जैक्ट 15 मिलीमीटर पर आ रहा है, एग्जैक्ट 15 मिलीमीटर पर आ रहा है, ध्यान देना 15 मिलीमीटर है 60 के आगे। यहां पे भी 20 मिलीमीटर 10 है, तो मैं लिख के बता रहा हूं, ये देखो साइड में लिख के बताते हैं, ये यहां पे 20 मिलीमीटर 10 है, ये मैं उस 35,000 के लिए जो बात करनी थी ना उसके लिए कर रहा हूं। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी वो 35,000 के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35, उसके लिए मैं कर रहा हूं ये। हाँ, तो 20 मिलीमीटर 10 है, यहां पे आ रहा है ये 15 मिलीमीटर, तो फिर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो ये आएगा 10 इंटू 15 अपॉन 20, तो ये आता है करीब करीब, एग्जैक्ट आ रहा है, सॉरी करीब करीब नहीं 7.5, यानी यहां पर 60 के आगे 7.5, ठीक है।
तो फिर हम इसके लिए से आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो जरा, मैं इसके लिए आंसर लिख के बता रहा हूं यहां पर। देयरफॉर 60 प्लस 7.5, 67.5 अप्रोक्सीमेटली 68। ठीक है, वापस एक बार मैं ग्राफ में चेक कर लूँ। देखो 60 के आगे था 7.5, वो हमने कर लिया, 68 आ गया, बराबर है। तो फिर फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप यहां पर? लास्ट आंसर जो हम लिखेंगे इसमें वो ऐसा रहेगा, एक मिनट आप लोगों के लिए वो लास्ट आंसर भी लिख के बता रहा हूं। देखो यहां पे लास्ट आंसर हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ शॉप्स having profit less than rupees 35,000 is 68। यानी ऐसे कितने शॉप्स हैं जिनका प्रॉफिट वहां पर 35,000 या 35,000 से कम है, तो वो शॉप्स का नंबर आ रहा है 68। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। आपके लिए मैंने ग्राफिकल लोकेशन जो था वो पार्ट बताया। ग्राफिकल लोकेशन में हमने यहाँ पे ये दो कैलकुलेशंस करवाए। ये दोनों कैलकुलेशंस के बाद एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में 1.3 एक्सरसाइज दी हुई है, लेकिन 1.3 एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट हम कुछ सॉल्व नहीं करके दे रहे, आपके लिए मैं सोल्यूशन मतलब सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग सॉल्व करोगे और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो हम क्लियर करेंगे। ग्राफिकल पार्ट स्टूडेंट्स ये भी बता दूं मैं मेरी तरफ से कि इस पे वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए किस तरह से लोकेट करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए मैंने अपने लिए क्लियर करवा दिया। ठीक है, एक दो पॉइंट्स इसके बारे में मैं बता दूं और जो याद रखने हैं आपको। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए, देखो रिमेंबर करके दिया हुआ है। तो यहां पे रिमेंबर करके जो पहला पॉइंट है ये Q2, मीडियन, D5 या P50 ये सब सेम ही होते हैं, मालूम है आपको। सेकंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल, 50th परसेंटाइल और मीडियन ये सब सेम होते हैं। अगर ये ड्रॉ करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हालांकि अभी मैंने जो मेथड बताया उसमें तो Q2 डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप अलग से दूसरी तरह से दूसरी मेथड चाहते होंगे तो ये भी याद रखना कि मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लेस देन टाइप का ऑगिव और मोर देन टाइप का ऑगिव दोनों तैयार करते हैं एक ही ग्राफ पेपर पर। लेस देन ऑगिव भी बनाओ, मोर देन ऑगिव भी बनाओ, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो जहां कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो आएगा आपके लिए रिक्वायर्ड मीडियन। ठीक है, जस्ट समझ में आने के लिए बता रहा हूं। देखो सपोज मैंने एक सिंगल ग्राफ पेपर लिया, इस सिंगल ग्राफ पेपर पर मैंने यहां पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिए। लेस देन टाइप का ऑगिव ये अभी आपने दो एग्जांपल सॉल्व किए, कुछ इस तरह का आएगा। मोर देन टाइप का ऑगिव जो है वो कुछ इस तरह का आता है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और ये जो नंबर है ये आएगा हमारा Q2, ये आएगा हमारा मीडियन। ठीक है, मीडियन या Q2 के लिए आपको दोनों ऑगिव तैयार करके भी आप कर सकते हो, ये एक इंफॉर्मेशन देनी थी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा स्टूडेंट्स, आपको याद रखना। बिल्कुल इसी तरह से एक और बात यहां पे होती है कि जैसे ये जब आप लोग भी सॉल्व करोगे तो आप में से कुछ लोगों का ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उनका और मेरा आंसर जो मैंने दो एग्जांपल्स करके बताए उनमें कुछ आंसर्स अलग आते हैं। जो आंसर्स एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बीच में कहीं पे आ रहा है, तो वो नंबर अलग हो सकते हैं। तो इसका रीजन ये है, ग्राफिकल मेथड ये अप्रोक्सीमेट मेथड होती है स्टूडेंट्स, याद रखना। इसीलिए दिया हुआ है द ग्राफिकल मेथड मे नॉट गिव एग्जैक्ट पार्टीशन वैल्यूज। आपको एग्जैक्ट पार्टीशन वैल्यूज मिलेंगी इसकी गारंटी नहीं है। द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड आर अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यूज हमेशा अप्रोक्सीमेट होती हैं। यहां पे ये एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता।